मैं आया हूँ यहाँ पे आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने और ये बताने कि टाइम का महत्व क्या है और ये सबके लिए है, पेरेंट्स का रोल क्या है और स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं उनको क्या करना है। देयर इज़ नो रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट टू डू राइट थिंग। कोई भी गलत समय नहीं होता अच्छा काम करने के लिए। तो फ्रॉम बिगिनिंग आप वो चीज़ स्टार्ट कर दे जो आपको ज़रूरत है। स्टार्ट से यदि मैं शुरू करूं, अभी मैं लास्ट में आपको फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे अजय शायद, तो मैं उस पर आपको माँ के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो मैं आपको सुनाऊंगा। 2 पोएम भी सुनाऊंगा। मैं पोएट्री भी करता हूँ, अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे स्टोरी में बताऊंगा। ट्राई करूँगा कि वाइंड अप कर दूँ जल्दी ही, क्योंकि आपके भी अपने काम होंगे। पोटेंशियली एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट इज इक्वल टू अदर्स फ्रॉम बर्थ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, फिगर। आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है, किस कलर के हैं, किस फिगर के हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है होमोसेपियंस एक इस स्पीसीज में, तो वो 100 बिलियंस न्यूरॉन्स लेके पैदा होता है, जो मैं अक्सर अपने बात को रखता हूँ। कुछ फैक्ट्स फिगर भी रखूँगा ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लग सके, उसी के अनुसार आप अपने बच्चे को गाइड कर सके, परवरिश दे सके फर्दर। हालांकि पास्ट का तो अपना एक हॉन्ट करता ही रहता है, पीछा करता रहता है। तो 100 बिलियंस न्यूरॉन्स लेकर वो पैदा होता है और हम सभी होते हैं। तो जो लोग आज तक ये मानते रहे कि गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ होती है, उसको कैंसिल कर दीजिएगा आज मेरे इस लेक्चर के बाद, क्योंकि मैं प्रूव करूँगा साइंटिफिकली कि जो सुने होंगे कि वो कौटिल्य है एक बच्चा जो बहुत कुछ बोलता है, ये मैप बताता है, यहाँ का जगह का नाम बताता है। आइंस्टाइन सुने होंगे, न्यूटन सुने होंगे, रिचर्ड फाइनमैन सुने होंगे, माइकल फैराडे सुने होंगे। जितने भी बड़े बड़े नाम सुने हैं या छोटे छोटे नाम सुने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी 100 बिलियंस न्यूरॉन्स लेकर पैदा हुए थे। उसके बाद शुरुआत होती है उनकी ट्रेनिंग ब्रेन की, और वो उनकी सराउंडिंग, उनके पेरेंटल केयर, उनके दोस्त, उनके मेंटर्स, टीचर्स, लोकेलिटीज, सब उसको गढ़ते हैं, राइट। लेकिन हाँ, आज फिर कहेंगे कि गढ़ने को गढ़ दिए इतने दिन तक, तो आज क्यों बता रहे हैं। तो आपकी जर्नी अभी थोड़ी लंबी है। जो पास्ट है उसका रिजल्ट है कि आप आज ये हैं, और फ्यूचर आप शेप कर सकते हैं। तो डेस्टिनी में भी बिलीव मत करना, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम, जब साइंटिस्ट अक्सर इसी पे बात करते हैं कि चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं और प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। एस्ट्रोलॉजी कभी शुरुआत में एस्ट्रोनॉमी का बेस बना था, बाद में एस्ट्रोनॉमी ने ही एस्ट्रोलॉजी को खारिज कर दिया, और थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। जिसको हो सकता है कि आप लोग बिलीव करते होंगे, तो स्टडी करिए। मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ आपको। हो सकता है किसी घर में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस किया जाता हो सकता है, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि आप इन चीज़ को देखिएगा। हम लोग ये भी हो सकता है ना कि हमारा जो नॉलेज है लिमिटेड है, हम लोग उसी में रह जाते हैं उतना ही। कभी मैं किसी चीज़ में बिलीव करता था, आज नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा नया वर्जन डे टू डे, एवरीडे लाइफ में डे टू डे, डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए, न कि खराब होना चाहिए। आज मैं जो हूँ वह कल नहीं था और कल नहीं रहूँगा। कल जो मैं था उससे इम्प्रूव्ड वर्जन मेरा आज है, और जो मैं आज हूँ कल इससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहूँगा। यदि इसको लेते हुए आप देखें ज़िंदगी में, अच्छा सबके लिए है। पेरेंट्स का रोल मैं बता रहा हूँ अभी, वही उसी तरह की बातें कर रहा हूँ। सो फ्रॉम बर्थ, इनबॉर्न जीनियस कोई नहीं होता, या फिर इनबॉर्न जीनियस सभी होते हैं। होमोसेपियंस मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज है, इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप दोष उनको नहीं दे सकते जो जंगलों में रहते हैं, वो तो अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार काम करते हैं।
लोग कहते हैं कि इसको मार दिए, वो दब गया, चींटी मर गई। तो ये नेचर का आना जाना रहता है। यदि लॉयन अपना इंस्टिंक्ट भूल जाए, उसका इंस्टिंक्ट है कि वो घास फूस नहीं खा सकता, वो पचा नहीं पाता है, वो फ्रेश मांस खाता है, वो हिरन को देख के अटैक करेगा, मारेगा, खाएगा। यदि वो नहीं करेगा तो खुद ही मर जाएगा। वो इंस्टिंक्ट है उसका। हमारे अंदर दया की भावना आना इंस्टिंक्ट है हमारा। तो इंस्टिंक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है और स्किल को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को सर्च आउट करना कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, खासकर बच्चों के लिए। बीच बीच में आपको ये लग सकता है कि मैं अपने कोचिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सॉर्ट आउट करना होगा, देखना होगा कि आपके बच्चे के लिए ज़रूरी क्या है। आपका बच्चा वहाँ सही रहेगा जहाँ पे आपका बच्चा क्वेश्चन पूछे, लगातार क्वेश्चन पूछे और उसकी ब्रेन की रीवायरिंग हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट और इम्प्रूव हो। जिस दिन प्रश्न पूछना छोड़ देगा कोई भी व्यक्ति, उस दिन से वो जिंदा लाश हो जाता है। बता रहा हूँ मैं, वो जानवर के बराबर हो जाता है। क्योंकि अभी मैं कंपैरिजन कर रहा था कि मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज में होमो सेपियंस आता है। रीवायरिंग ऑफ ब्रेन उसको गढ़ते हैं, उसके सेंसिबिलिटी लाते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि कल मैं जो था आज नहीं हूँ। गांधी ने कहा था, उनको कहा, शुरू में वो इसमें बिलीव करते थे कि केओस क्रिएट हो जाएगा यदि इंटरकास्ट मैरिज होंगे, राइट। बहुत मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स में से अंबेडकर का नाम आता है। तो डिबेट में ये था कि आप तो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे, आज सपोर्ट में कैसे आए। तो वो कहते हैं कि जो मैं आज बोल रहा हूं भले ही कंट्राडिक्टरी है, मेरी आज की बात मानी जाए, जो मैं कल बोला था उसे खारिज किया जाए। क्योंकि हर दिन नया वर्जन आता है आदमी का। जितना सेंस मेरे अंदर था, जितनी समझ थी समाज के बारे में, जो स्थिति थी देश की, उसके अनुसार मैं उस समय स्टेटमेंट दिया था। आज मैं बदला हुआ हूँ, आज मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ, ज़्यादा लोगों से मिला हूँ और ज़्यादा देश की स्थिति को और समझा, और मैं ये बता रहा हूँ। तो आज की बात मानी जाए। तो हो सकता है कि आपकी बातें आपकी ही पहली बातों को कट कर रही हो, लेकिन आप आज स्टैंड करिए उस पर और कहिए कि जितनी मेरी समझ थी वो मेरी गलत थी। आज मैं जितनी समझ है उसके अनुसार बता रहा हूँ और मेरी बात आज वाली मानी जाए। क्योंकि ब्रॉडर वे में आप देख रहे होंगे अपनी ज़िंदगी, अपने अतीत को, अपनी ज़िंदगी को, अपने अतीत को। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं शुरुआत करता हूँ अपनी स्पीच का कि बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि हम और पेरेंट्स जो बड़े हैं यहाँ पे, जो बनना था वो बन चुके हैं और उसी में हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बन चुके हैं का मतलब जो पोस्ट, जो डायरेक्शन, जो फील्ड हम लोग ने चूज़ किया उसमें आगे बढ़ चुके हैं। हमेशा फील्ड नहीं बदलते रह सकते। हालांकि इंजॉय के, हॉबी के नाम पे बदल सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते चले जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है। और क्योंकि लर्निंग स्पीड भी कम होती है, बच्चों की सबसे ज़्यादा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स लेके पैदा होता है, लेकिन 3, 3.5, 1.5, 4, 5 साल ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ डेज, ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स, इसमें हाईएस्ट स्पीड होती है उसके सीखने की। पीक पे होता है वो बच्चा, उसके बाद वो डाउन होता है और थ्रू आउट द लाइफ वो डाउन होता रहता है। मतलब सीखने की जो क्षमता होती है वो खत्म नहीं होती, कम होती है। तो इससे क्या ये कह सकते हैं, कहते हैं कि बूढ़ा तोता सीख नहीं सकता, सुने होंगे फ्रेज है ये। उसका सेंस ये नहीं कि सीख नहीं सकता, उसका मतलब है कि फील्ड चेंज करेंगे तो अब दिक्कत होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने फील्ड में सीख नहीं सकता। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए है कि क्योंकि आप 1.5, 2, 3 साल के तो रहे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग स्पीड कम हो गई, लर्निंग स्पीड खत्म हो गई, है पर कम है। और यही रीज़न है कि जिन बच्चों को 9 से प्री फाउंडेशन ये सब करवाया जाता है, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछने की पूरी फ्रीडम होती है, वो बच्चे रिलेटिवली अच्छा करते हैं। कहीं बड़े बड़े सिटीज़ में कोटा, दिल्ली, कानपुर, बनारस, यहाँ पे भी अब ट्रेंड हम ही लोग, अच्छा प्री फाउंडेशन का ट्रेंड बनारस में हम ही लोग चलाए भी थे। भले ही और लोग और जगह सुनने लगे होंगे आप, लेकिन हम लोग ने शुरू किया था।
प्री फाउंडेशन 9th से। और 9th से शुरुआत करने का ये मतलब नहीं था कि 9th में आईटी का पढ़ाएंगे, बस मेरा मकसद ये था शुरू करने का कि क्वेश्चन पूछना मत छोड़ना। एग्जाम्पल लूँ, आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कोई जवाब दे पाते हैं कि नहीं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट 24 घंटा क्यों होता है? भाई 24 पार्ट्स में डिवाइड किए होंगे तो 24 घंटा हुआ है, राइट? तो 20 करते तो ज़्यादा अच्छा होता, 20 में डिवाइड करते तो ज़्यादा अच्छा होता, अच्छा नंबर होता। 100 में कर लेते और फाइन डिवीजन हो जाता, 10 में कर लेते थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा बड़ा पार्ट होता, लेकिन अच्छा नंबर था 24 क्यों? एक घंटे में 60 मिनट्स क्यों? 50 होता थोड़ा ठीक फिगर लगता, 100 कर लेते और थोड़ा फाइन हो जाता, डिवीजन ही तो है। 10 कर लेते, 60 क्यों? एक सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री क्यों? 360 डिग्री का मतलब 360 इक्वल डिविजन्स, बस सच यही है। 360 डिग्रीज मतलब एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जितना एंगल है उसे 1 डिग्री कहते हैं, राइट? तो ये तो 400 भी डिवाइड कर सकते थे, 300 कर लेते। अच्छा, हमें पता है कि आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम लोगों को कितना गलत तरीके से पढ़ाया गया और कितना सप्रेस कर दिया गया कि पूछना मत, और पूछा भी यदि कोई, पहले तो पूछा ही नहीं, क्योंकि इस तरह का ब्रेन डेवलप ही नहीं किया गया बच्चों का। और थोड़ा बहुत किसी का डेवलप होगा स्पॉन्टेनियसली, किसी तरीके से अपने से कुछ कर भी लिया, तो पूछा गया तो उसे कोई बता नहीं पाया। क्या ये अच्छी बात है? तो मैं यहां तक इसलिए पहुंचा हूं कि मेरे पापा का बड़ा रोल है, इसलिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को गढ़ने में, और टीचर्स का भी। इसीलिए मैं सबको साथ बैठाया हूं, एज बीइंग टीचर मैं आपके सामने हूं। तो बच्चे भी यही हैं, पेरेंट्स भी हैं, और मैं भी हूं। और एक कलेक्टिव रिजल्ट आता है कि बच्चा सेलेक्ट होता है, बच्चा अच्छा बनता है। तो मैं एक तो ये बात करता हूं जो अक्सर अपनी स्पीच यहां से शुरू करता हूं, ध्यान से सुन लो, बच्चों के लिए बोल रहा हूं, कि जो ये कहीं लिख लेना, जो बच्चे लिखे ना। अच्छा, वो माँ के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ, पिता के ऊपर लिखा हूँ, फोटो स्टेट हो रहा है, बंटवा दे रहा हूँ, और मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो माँ वाला लिखा था, जेईई मेन का एग्ज़ाम होने वाला था, और 6-7 बच्चे आए थे, क्योंकि लास्ट में आते आते बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि आना कम शुरू कर देते हैं। जो बच्चे आए थे 6-7 बच्चे, उन्हीं को मैं माँ वाला आर्टिकल दे दिया था, और वो लैमिनेट करवा लिए। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे पढ़ने के बाद, और लैमिनेट करवाए मेरा ऑटोग्राफ लेने के बाद, और सभी सेलेक्ट हो गए वो उतने कम ड्यूरेशन में ही। क्योंकि जो मैराथन होता है ना, 100 मीटर रेस, रिले रेस 400 मीटर, उसमें बता रहा हूँ, इस समय देखे होंगे चला है कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स एंड नॉर्मल जनरल कोर्स, राइट? सो आप लोगों के लिए एक और ये पॉइंट है, वो मैं बंटवा दूंगा जो मैं बात कर रहा था। वो सभी सेलेक्ट हो गए, तो इसलिए आपको भी मैं चाहता हूं कि आप L1 में रहें न रहें, लेकिन आप कहीं भी रहे उसको रखिएगा, और उसको बीच बीच में पढ़ते रहिएगा। आपको सही रास्ते पर वो मेरा आर्टिकल रखेगा। उन बच्चों को रखा बहुत कम ड्यूरेशन तक ही, कितना अच्छा हो गया उनका, और उनको मिलवाऊंगा भी मैं आपसे। तो जो 100 मीटर रेस होता है ना, उसमें देखते होगे पूरा दौड़ना शुरू कर देते हैं, पूरी इफिशियंसी के साथ, पूरे पावर के साथ। वो कैप्सूल कोर्स होता है, राइट? और उसका रिजल्ट कैसे आता है? जो पहले से मसल पावर, न्यूट्रिशन, अपना अच्छा हेल्दी डाइट सब लिया होगा, वो अपना अच्छा कर लेता है। तो मतलब पास्ट वाला रिजल्ट रहता है उसमें, लेकिन बहुत प्लान तरीके से फायर करते ही वो दौड़ना शुरू करता है। उसमें किसी की जरूरत नहीं होती, और ना ही आराम से कूल होके दौड़ने की जरूरत होती है। ये जानते हो तुम लोगों के साथ कब आएगा? 1 मंथ बिफोर एग्जाम। लेकिन 400 मीटर में लोगों की जरूरत होती है, 4 ठो रहते होंगे, देखे होंगे 400 मीटर रेस में, दैट इज क्रैश कोर्स। टीचर्स की जरूरत होती है,
पेरेंट्स के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बीच बीच में मिलता रहता है, दोस्तों की ज़रूरत होती है, डिबेट डिस्कशन। ये 100 मीटर वाले में नहीं होता है। मैं रिलेट कर रहा हूँ रेस से, तो 400 मीटर वाले में ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें टाइम कम होता है। लेकिन जो आप लोग जिसके लिए आए हुए हैं, यदि आप टारगेट के हैं तो 1 साल है, फाउंडेशन के हैं 11th 12th के 2 साल हैं, यदि 9th के होंगे 10th के होंगे तो 3-4 साल है। दिस काइंड ऑफ मैराथन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छा जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लो। ये जो मैराथन होता है उसमें ऐसा नहीं है कि तेज दौड़े, आप खूब खाए पिए ठीक ठाक तेज दौड़े तो वही जीतेगा, नहीं होता है। 30 किलोमीटर का होता है ना यार, 20-30 किलोमीटर का होता है, वो बहुत दूर आपको दौड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि जो शुरू में तेज दौड़ने लगा वो जीत जाएगा। 100 मीटर का रेस थोड़ी है ये। लेकिन एक चीज ध्यान दिए होंगे कि भले ही वो नहीं जीतेगा आगे वाला, आज पीछे वाला बीच वाला कोई भी जीत सकता है, क्योंकि बाद में लास्ट में पावर लगाना होता है, सब करना होता है। लेकिन भूल मत जाना, ध्यान रखना, जब फायर होता है तो कोई रुका नहीं रहता कि 1 मिनट बाद दौड़ेंगे। शुरू तो सभी कर ही देते हैं, ध्यान दिए होगे। मैं इससे क्या बताना चाहता हूं पता है? मैं ये बताना चाहता हूं कि मोबाइल आ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो एक दिन लेट कर रहे हो ना, एक दिन लेट कर रहे हो, सही नहीं है। हाँ, ये तो जो लेट कर रहे हो वो सही नहीं है। एक दिन का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। जैसे ये गाइड आपके लिए है, गाइडेंस है। जैसे एग्जाम से 10 दिन पहले एक दिन का महत्व होता है, वैसे तुम आज के 10 दिन का स्लॉट लेके महत्व समझोगे तो सेलेक्ट होगे, नहीं तो रेस है, पिछड़ जाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जाम से पहले 10 दिन पहले जिस तरीके से एक दिन में तुम सोचते हो क्या पढ़ लें, क्या कर लें, क्या याद कर लें, क्या हो रहा है, तो बड़ा महत्व होता होगा। दोस्तों का साथ छोड़ दिए होगे, पेरेंट्स से बात कम कर रहे होगे, कॉपी में लगे रहोगे, क्या कर ले क्या कर ले। वो वाला वो एंथुजियाज्म आज रहेगा, लगातार रहेगा तो तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे उन लोगों के द्वारा जिनके पास वो होता है। ध्यान रखना, इसलिए अभी से लेट मत करना। कोई भी हर दिन एक नया वर्जन के साथ में आपका दिखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बोल रहा था, जो मेरी ही बात इंटरफेयर करते हुए दूसरी बात में चली जा रही है, मैं बताने वाला था कि कहीं लिख लेना, बच्चों की बात कर रहा हूं। जो तुम पढ़ोगे, जो तुम सुनोगे, जो तुम देखोगे, जिन लोगों जैसे लोगों के साथ रहोगे, कल तुम वही बनोगे। और हमें पता है कि बहुत कमियां हैं आपके साथ। आप रील्स देखते होंगे मोबाइल पे, इतना डिस्ट्रैक्शन के रिसोर्सेज आ गए हैं अनलिमिटेड। अब मैं आता हूं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पे। इतने डिस्ट्रैक्शन के रिसोर्सेज आ चुके हैं कि बच्चों की बर्बादी ऑलमोस्ट तय है। उसी में से हम लोग गाइड कर लेते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं, बच्चों का काउंसलिंग करवा देते हैं। कहीं पे आर्टिकल स्टोरी पढ़ के बच्चे सुधर जाते हैं, ठीक है, जिसका चांस कम होता है। क्योंकि उस दौर को याद करिए, आप भी तो वही चाहते रहे होंगे। माँ बाप मना करता होगा लेकिन दौड़ के जाके खेलते होंगे, मन में आता हुआ खेल ही लेते हैं। तो उसमें तो खेल कूद था, थोड़ा ठीक भी था हेल्थ के लिए। अब तो ऐसा कुछ आ गया है कि टाइम भी बर्बाद करेगा और हेल्थ भी सही नहीं रहेगा आपका। आंखें भी खराब हो जाएंगी, दिमाग तो खराब हो ही रहा होगा, क्योंकि इजीली वल्गर चीजें अवेलेबल है और रील्स वाली चीजें लगातार 30-30 सेकंड की आ रही हैं, जो इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दे रही हैं कि आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा चला जाता पता नहीं चलता है। और आपको लगता होगा कि अब बंद करके अब पढ़ लूंगा, तो ये मत समझिएगा कि अब पढ़ रहे हैं। आपकी चीजें वहीं पे रहती हैं जहां पे देखे रहते हैं, क्योंकि सडन चेंज ब्रेन का नहीं होता। आप उसी में इन्वॉल्व रहते होंगे और आपकी इफिशियंसी बहुत डाउन हो जाती है। तो पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी स्टोरी, लघु कथा आपके लिए।
पेरेंट्स के लिए। एक ट्रेन थी, आधे मिनट 1 मिनट की स्टोरी है। एक ट्रेन थी, उसमें एक लेडी जा रही थी और 8-10 साल का बच्चा पढ़ रहा था, उसकी माँ भी पढ़ रही थी। 8-10 साल का बच्चा, इमेजिन करिए। किताबें, कॉमिक्स कार्टून नहीं, किताबें। वो छोटी छोटी स्टोरी वाला पढ़ रहा था, वो कुछ नॉवेल पढ़ रही थी। तो सभी बच्चे देखकर दंग थे कि ये कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ घर में तो टीवी, कार्टून और पबजी और क्या क्या खेलते हैं, हमेशा मोबाइल पे रहते हैं, हमसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में वो सब जानते हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते। तो उनसे पूछे, उसी बोगी में कंपार्टमेंट में बैठे हुए, कि आखिर ये कैसे हो पाया, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, ये कैसे हो पाया कि आपका बच्चा भी किताब पढ़ रहा है और आप भी किताब पढ़ रही हैं, ये कैसे हो पाया, कैसे परवरिश की, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, और सच है ये, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं, वो तो बस बड़ों की कॉपी करते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे खराब नहीं होते। कुल मिला के आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चे खराब नहीं होते। कम से कम आज के इस सेशन के बाद बच्चों को खराब बोलना छोड़ देना। और जो केवल बच्चे आए हैं वो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा देना, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। बच्चे खराब नहीं होते। मैं अच्छा शुरुआत कहां से किया था, बर्थ से, याद है ना, वहां से शुरू किया। तो इसका मतलब बच्चे सेम होते हैं, उनको गढ़ने वाला समाज होता है, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके दोस्त होते हैं। गलत संगति मिल जाएगी तो आपको उनको बचाए रखना था, आपने नहीं किया, आप फेल हुए हैं। अब बच्चे को दोषी कैसे दे सकते हैं। कितने लोग हमारे पास आए बच्चे को दोष देते हुए। बल्कि एक और यहीं की स्टोरी बता देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। एक माँ आई थी, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ये भी रियल स्टोरी था वैसे। एक माँ आई थी, उसके नीट टारगेट में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों उन्हीं के बच्चे थे, दोनों पढ़ रहे थे यहाँ पे टारगेट में। और वो इसलिए केवल आई थी क्योंकि उनका यहाँ के टेस्ट में 720 में उसके मार्क्स आ रहे थे 105 नंबर, 98 आ रहा था, 720, 98, 110, 120 ऐसे दोनों का आ रहा था। वो बस काउंसलिंग के लिए लेकर आए थी कि आप बच्चों को गाइड कर दीजिए। आप लोग कहे थे कि हम लोग मोटिवेट करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे, हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल केयर करेंगे। तो हमारा बच्चा इतना पैसा दिए, बताइए, हम नर्सिंग का छोड़ के, नर्सिंग की जॉब, बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब छोड़ दिए, और इनको कुछ भी करने नहीं देते। और ये लोगों का मार्क्स देखिए। मैं उनसे कहा कि उनके पास स्मार्टफोन है, तो कहीं हाँ, दोनों के पास है। मैं कहा इसी से बर्बाद हो रहे वो, इसी से वो बर्बाद हो रहे हैं, इसके अलावा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं उनसे कहा कि यदि मोबाइल न रहे तो बच्चा ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि 10 लाख में नीट में 5-10 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो मेहनत करने के बाद भी आप 11,000 आ जाएंगे तो नहीं सिलेक्ट होंगे। लेकिन कम से कम 720 में यदि 620 पर सिलेक्शन है तो तुम्हारा 600 आ जाता, 550 आ जाता, 615 आ जाता, 500 भी आ जाता, मेहनत किए। 150 तो नहीं आएगा ना, 98 तो नहीं आएगा ना। तो जिसका भी 98 आता है, 125, 150 आता है, यदि वो आपसे कहता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान लेना वो झूठ बोल रहा है, पूरा सफ़ेद झूठ बोल रहा है वो। तो मैं उनसे क्या कहा कि वो मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं, मोबाइल ले लीजिए। तो हम क्या, तो उनका जिद था, देखिए कैसे पेरेंट्स जिद करते हैं, कहें बहुत कहीं पे उनकी दोस्ती नहीं है और बहुत समझदार हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं मोबाइल क्योंकि उनको क्लास ऑनलाइन वाला देखना होता है, रिवीजन करने के लिए मांगे रहते हैं। और कई बार तो हम चुपके से जाके देखे हैं तो सही में देखते रहते हैं। मैं कहा आपको पता ही नहीं है, उसमें कई फोल्डर एक साथ खुला रहता है, जैसे ही आप एंट्री करते होंगे वो शुरू हो जाता होगा।
मान ही नहीं रही थी। मैं क्या एक काम, उनको समझ में नहीं आया कि मैं कई फोल्डर की बात क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो पता नहीं था ना कई फोल्डर कैसे खुला रहता है। तो वो इस चीज़ को समझने के लिए बाहर अपने तीसरा बच्चा उनका बैठा था जो 12th में था, उसको बुला ली, जिसको ज़्यादा अच्छा मानती थी कि ये ठीक है, वो 12th में था। और मैं कहा उसको, कहे कि सर इसको बताइए आप क्या बोल रहे थे, क्योंकि उनको समझ में कम आया था कई फोल्डर वाली बात, ओपन रहने वाली। तो मैं उसके आते ही मैं उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पास मोबाइल है? तो कहा हाँ सर। तो मैं कहा कि तुम भी काम तो वही करते होगे? कहे नहीं सर। तो मैं कहा कि तुम्हारा हाई स्कूल में कितना % था? तो वो बताया कि 62%, राइट। सो मैं कहा कि तुम्हारा भी हालत तो वही है। कह कि नहीं सर। मैं कहा कि नहीं, तुम बर्बाद होते हो रील्स पे, या फिर तुम ऐसे जगह टाइम खर्च कर रहे हो जो पूरा बर्बादी का सबब बना हुआ है। करना ही सर। तो मैं कहा उसे कि तुम्हारा हिस्ट्री चेक करूं मोबाइल का? कहा हाँ सर लीजिए। मैं कहा कि नहीं रहने दो। कह कि नहीं सर उसमें कोई पासवर्ड कुछ नहीं है, चेक करिए। शायद उसको नहीं मालूम था कि हिस्ट्री कैसे चेक होती है, चाहे डिलीट कर देने में फिर से दिख जाती है कि नहीं। तो हमको तो पता था। तो मैं उसे फिर से कहा कि देखो ये प्राइवेसी है, ये प्राइवेट मामला है, ये अच्छी बात नहीं है किसी का हिस्ट्री चेक करना, किसी का भी, खासकर जो 15 साल के बच्चे ऊपर हो रहे होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेंगे। कि नहीं सर देख लीजिए। तो जब इतना जिद कर लिया हो तो मैं देख लिया, हालांकि मैं देखना नहीं चाह रहा था क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है ये। और मैं आपको बताऊं, मैं सोचा कि अब तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि इतना खतरनाक उसका सब ओपन था उसका। केवल उसमें डेटिंग सेक्स, डेटिंग साइट्स, लाइव सेक्स, यही पूरा भरा हुआ था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं इसलिए सेक्स एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप लोग भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में शेयर करें, बाप अपने बेटी से शेयर करे, बता रहा हूँ मैं। और बिल्कुल घबराएं नहीं, जो पैड और ये सब लाना होता है जो, तो बहुत शर्माते हैं लोग, तो आप हेल्प करिए, उनसे बातें करिए, बहुत उनको लोनलीनेस फील मत होने दीजिए बच्चों को। आपने उनको इंट्रोवर्ट बना दिया और बेकार कर दिया है। बच्चे कभी भी किसी की भी खराब नहीं होते, बता रहा हूँ मैं, इसका ख्याल रखिएगा आज से। तो वो जब खुला हुआ था ना, तो मैं उसको, उसके माँ को बताया कि देखिए ये सब है, इसका पूरा भरा हुआ था। कह रहा था, तो वो कह रहा था कि बहुत पहले खोले थे सर। तो हम के बहुत पहले, तो लेटेस्ट वाला भी तो कुल वही है। तो कहने का मतलब ये था, लेकिन उसको मैं गाइड किया। मैं कहा कि देखो तुम्हारे एज में नॉर्मल सी बात है, लेकिन हर एज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और उसे मैं कहा कि जब तुम 3-4 साल के थे, 7-8 साल के थे, तो तुम्हारे अंदर सेक्स की भावनाएं आ ही नहीं सकती थी। नेचुरल है, एक एज होता है हर चीज़ का, और ये 70-80 साल पहुंचने पे भी फिर से नहीं आएंगी। ये ऐसे इंक्रीज करता है सेंसिबिलिटी, एक्टिविटी, और जो शुरू में बच्चा होता है उसे ज़रूरत होती है हेल्प की, उसी तरह लास्ट में भी उसको ज़रूरत होती है हेल्प की। ऐसे लाइफ ऐसे जाता है। मैं उसको समझाया, मैं कहा कि देखो जो तुम कर रहे हो ना, ये कॉलेज लाइफ का था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सेंस है वो कॉलेज लाइफ का होता है, लेकिन शुरुआत वो जो सेक्स हार्मोन्स हैं, वो तो हार्मोन से वो आपको फील कराने लगते हैं 14-15 एज में, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो तब्दीलियां 14, 15, 16 साल के एज में होती हैं वो सबके साथ होती हैं, तुम्हारे साथ नहीं होंगी। केवल ध्यान रखिएगा इसका। तो मैं वो क्या बोल रहा था, फिर वहाँ पे लौट के आता हूँ। ये स्टोरी थी उस बच्चे की, और हमें पूरा विश्वास है कि जो दोनों बच्चे थे वो कोई भी रिवीजन और ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख रहे थे, वो केवल यही सब चीज़ें, रील्स देख रहे थे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर रहे थे, और बाकी सब वो चीज़ें जो यूज़ कर रहे थे वो तो मैं शेयर कर ही चुका हूँ आपसे, राइट। सो बच्चों के लिए क्या मैसेज है, फिर से मैं बता दूँ। यदि आप बिफोर गोइंग टू द बेड, आप लोगों को 2 मिनट टाइम रोज दीजिए। हाउ वाज द डे, मेरा दिन कैसा था, और उसको रियलाइज करिए।
और इस वर्जन को लेकर आइए कि आई कैन नॉट मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और ये अचीव करना आसान नहीं होता। आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा मैं कर सकता था या कर सकती थी, क्योंकि आपने किसी के साथ झगड़ा कर लिया, कहीं पे टाइम किल कर दिया, कहीं पे घूमने गए तो बहुत देर तक आप वहीं रह गए, कहीं पे आप हंसी मजाक गप्पे सप्पे लड़ाने लगे, कितना टाइम बर्बाद करते हैं। और आपको अटेंशन रखना होगा कि उससे आपको क्या सीख मिल रही है। ज़्यादा अच्छा होता कि कुछ देर आप आधा घंटा खेल लेते, ज़्यादा अच्छा होता कि आप 1 घंटा खेल लेते, 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ब्रेक लेके टहल लेते, खुद जाके अकेले बैठ लेते, थोड़ी देर के लिए डिबेट डिस्कशन भी कर लेते अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कितना टाइम किल करते हैं। एक बार टाइम लिखना ना, शेड्यूल अपना, तुम सरप्राइज करोगे, तुम्हें पता नहीं होगा। सभी लोग लिखिए, मैं तो पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप लिखिए, क्योंकि लर्निंग स्पीड कम होती है पर एक्सपीरियंस उसी में ज़्यादा भी होता रहता है। दोनों एडवांटेज, दोनों प्लस माइनस होता है, दोनों होता है। तो आप अपनी बायोग्राफी लिखिए, और जो लोग इन चकाचौंध से डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये जो तुम लगाए हो ना अपने चाहे दिमाग में, रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान और फलाना ढेमकाना, अक्षय कुमार, इन सब की जर्नी हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छी लगी और पता नहीं कितना स्क्रिप्टेड होता है। तुम अपने माँ बाप की स्टोरी सुनना, तुम्हारे लिए सबसे बड़े हीरो हैं वो, बता रहा हूं मैं। यदि माँ बाप नहीं सुनाए हैं तो सुनाइए, अब तुम लोग नहीं सुने हो तो सुनो, क्योंकि मैं हमें याद है, अब मेरे पे कहा था ना कि मैं अपनी बातें करूंगा। मैं गांव से आया हूँ, छोटे से प्राइमरी स्कूल से पढ़ा, जहाँ के बाद से ABCD शुरू होता है। 5वीं क्लास तक ABCD ही नहीं था मेरे गांव में, 6ठी क्लास से ABCD शुरू हुआ है। मैं वहाँ से आया हूँ, और मेरे पापा हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते थे, कभी भी दबाने की कोशिश नहीं की मेरे इच्छाओं को, मेरी क्वेश्चन क्वेरीज को। और जब भी वो खेत से आते थे ना, तो रोज उनका पैर दबाता था मैं, और पैर दबाते हुए वो अपनी स्टोरी शेयर करते थे कि किस तरीके से इतनी गरीबी थी कि खाने पीने के लिए उनके घर में नहीं था, तो वो मामा के यहाँ भेज दिए गए ताकि कुछ खा पी लेगा, ये स्थिति थी। और पहनने के लिए फटे हुए बनियान रहा करती थी, शर्ट और छोड़िए, कुर्ता था ही नहीं, बनियान, वो भी फटी हुई, वो भी उनकी नहीं, मामा लोगों की पहनते थे। और उनके साथ ये घटना घटी थी, जिनके पैरेलल में टक्कर होते हुए हमेशा कभी एक दूसरा ज़्यादा, कभी ये ज़्यादा, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो IAS बन गया और मेरे पापा घर पे खेती करने लगे। टीचर थे वैसे, फिर बाद में खेती करने लगे थे। लेकिन दूसरा वाला जिसको मौका मिला वो IAS ऑफिसर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आपकी मुश्किलें आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। अच्छा, उनकी बायोग्राफी आने वाली है, तो हो सकता है वो IAS की बायोग्राफी ना आए, पर पापा की आने वाली है, वो लिखे थे। अभी इसी कोविड सेकेंड फेज़ में मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, दोनों लोग 2 दिन के अंदर चले गए, तो उनकी वो लिखे थे, अपनी पूरी स्टोरी लिखे थे, तो वो आने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें, वो मेरे बारे में भी लिखे हैं जो उन्होंने महसूस किया था। तो अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। इंडियन में वो पोटेंशियल होते हुए भी अच्छा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट नहीं है। पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करिए, और अपने बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस करिए कि यदि बिजनेस के लिए ज़रूरी है तो आप अपना मोबाइल या तो छत पे जाके यूज़ कर लिए, बाहर जाके यूज़ कर लिए, बाहर ही यूज़ करके आइए, लेकिन घर में टीवी बंद कर दीजिए आप और मोबाइल बंद कर दीजिए आप। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बंद करेंगे तभी उनसे कह सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो वही देखिए कि कितने बच्चे खराब हो गए कि आपकी बात मानने से इनकार करने लगे हैं। लेवल देखिए कहाँ पहुँच गया हमारा समाज। एक्सेप्ट तो करिए कम से कम,
बस वही वही आपने कहा पेरेंट्स लोगों की गलती है, उसमें नहीं, मैं गलती से तो गलती ये है। पेरेंट्स कभी कोई ये क्यों चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है वो माने जैसे कि गेम खेले तो ये करे वो करे। पेरेंट्स तो यही चाहता है कि वो पढ़े, हर समय पढ़े। दिन भर हम तो अपने बच्चों से कहते हैं कि 7 घंटा पढ़ोगे तभी कुछ पढ़ो, अगर वो तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ना चाहते। चलिए वो अलग से मिल लीजिएगा मेरे से ना, अलग से बात कर लूँगा। अच्छा हाँ, अलग से आप मेरे से मिल सकते हैं ना। फिर उसके बाद मैं ABCD 6 से शुरू किया, मिडिल स्कूल में पढ़ा, यूपी कॉलेज से हाई स्कूल किया हिंदी मीडियम, CHS से मैं इंटरमीडिएट किया, IIT निकाला, IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हुआ, IIM के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन हमें लगा कि हमें बच्चों को पढ़ाना है और अपनी तरह जो कमज़ोर बच्चे हैं इकोनॉमिकली, जो अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए हमें कुछ करना है। और हमें खुशी है, हमें हमारे पापा को भी बहुत खुशी थी। जाते जाते वो लास्ट में मिलते थे तो ये बोलते थे कि लोग अपनी ज़िंदगी को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पहुँचने से पहले इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत प्राउड है कि मेरी सारी इच्छाएं तुमने पूरी कर दी। अब मैं पूर्ण हूँ, अपनी ज़िंदगी से पूर्ण फील करता हूँ। और हाँ, बटवा दीजिए, तो ये ले लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं लिखा हूँ वो ले लीजिएगा, पढ़िएगा उसको, जिसको मैं बता रहा था कि 6 बच्चे पढ़े और सभी सेलेक्ट हो गए, रिकॉर्ड है। तो आप पढ़िएगा, और यदि राइट ट्रैक पर रहना चाहते हैं तो हर हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करिएगा। बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत शानदार है। शायद वो इतना कनेक्ट हो जाएंगे अपने माँ बाप से कि आप फिर से लगेगा कि आप सही हैं और डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएंगे, राइट। सो मैं IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट। IIM की तैयारी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको लगा कि मैं उससे कहीं ज़्यादा किसी कंपनी में मैनेजर होने के बजाय ज़्यादा अच्छा मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ जिसको मैंने जिया है, जिसको ज़्यादा समझा है, और मैं कर रहा हूँ। और मेरे पापा बहुत खुश थे अंत तक कि जो हमें जितना इज्जत शोहरत मिलनी चाहिए थी, जितना पैसा ऐशो आराम के लिए चाहिए था, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो तूने सारे पूरे कर दिए। ये आसान, ये फील कराना माँ बाप के लिए आसान नहीं होता। और जो स्टोरी सुना रहा था ना, जो माँ आई हुई थी, वो अल्लाह फिर से थोड़ा और याद आ गया तो बता दूँ। वो जो लड़का था ना 12th का, वो एक बार कहा सुनी में माँ से कहा सुनी हो जाती है, ये देखो। जबकि माँ के सामने आपको अपनी गलती का एहसास करते हुए, या गलती नहीं भी हुई तो जवाब नहीं देना चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए थी। भाई हो सकता है कि वो डांट रही हो, तुम्हारी सुनी नहीं रही हो, क्योंकि उनका अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है। हो सकता है अच्छी लिसनर ना हो तो नहीं सुन रही होंगी, तो तुम तो अच्छे लिसनर बन जाओ। तो वो क्या जवाब देता है कि जब तुम्हें हमें पैसा नहीं देना था तो तुम हमें पैदा ही क्यों की। ये उसका जवाब था, वो शेयर कर। अच्छा, रो रही थी, ये भी बताना भूल गया, वो रोते हुए सब बता रही थी। और वो जो दोनों बच्चे थे यहाँ पे, जो 98 और 110 नंबर लेके आ रहे थे 720 में से, वो एक बार क्या बोले थे, वो शेयर करते हुए बोले कि मैं अपने पापा को, मतलब नाना को, इन लोगों के अपने पापा को मैं इधर उधर हॉस्पिटल में लेके जा रही थी, इन लोगों का काम छोड़ के, जबकि मैं इन सब का अंडरवियर तक धोती हूँ, इन सब के रूम में झाड़ू पोछा लगाती हूँ, कुछ भी चाय और जितना भी सब कुछ खिलाते पिलाती हूँ, एक भी काम करने नहीं देती हूँ इनको। वो हमको तब बोल रहे थे जब अपने पापा को दिखा रहे थे इधर उधर। उनका कहना था कि तुम उनके पास जाती हो जिनके पास पैसे हैं, जिनसे तुमको पैसे मिलेंगे, क्योंकि तुम इकलौती हो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो नाना के पास गई थी, हम लोगों से पैसे तो मिलने नहीं है तुमको, तो हम लोगों के पास क्यों रहोगी, जबकि उनके पापा को कैंसर था। ये स्थिति आ गई है अब, जो अभी ये सर सुना रहे थे ना, ये सबके लिए दोनों एक साथ बैठे हुए पेरेंट्स और बच्चे ज़रूरी था, इसलिए मैं ये सब बातें शेयर कर रहा हूँ। और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। हमें प्राउड है कि हम लोग अब तक 50,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को IITN और डॉक्टर बना चुके हैं। अभी इस बार UPSC में रिजल्ट आया है एक हमारे बच्चे का, राहुल आनंद का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC IAS जिसे बोलते हैं आप लोग, निकाला है 327 रैंक। हालांकि इससे पहले IAS बना, कई लोग निकाल चुके हैं। IES बहुत सारे बन गए, IAS बन गए। सबसे कम एज वाला अभी बता रहा हूँ। तो हम लोग को बहुत गर्व होता है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस जर्नी से।
लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि आखिर बच्चों की जो ब्रेन की रीवायरिंग है वो उसके लिए काम करना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस, जो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, जो आर्मी, इन सब में जो प्रैक्टिस होती है, जो ट्रेनिंग होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो ट्रेनिंग होती है आर्मी में, स्पोर्ट्स में, किसी भी गेम में, शतरंज में, इंडोर गेम्स में भी एग्जैक्टली सेम ब्रेन की ट्रेनिंग होती है जिस पे काम कम किया गया है। और जिसमें मैं हल्का सा बोला था, याद करो मैं क्या बोला था, जो तुम पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे, सुनोगे, जिनके बीच में रहोगे, कल तुम वही बनोगे। ध्यान रखना इसका। ये ब्रेन की ट्रेनिंग की बात हो रही थी उस समय। तो ब्रेन की ट्रेनिंग करनी कैसी है? वही जो मैं अपने बोल रहा था कि मेरे बाबूजी बोलता था मैं और बोलता हूँ, बाबूजी की जो बायोग्राफी उसे पढ़ लीजिएगा, मंजिलें और भी हैं करके है उसमें चैप्टर, और आभासी पन्ने बुक का नाम है, उसी में आया है वो जो मेरी जर्नी है, और मेरे बाबूजी की बायोग्राफी अलग से आ रही है, तो उसे पढ़िएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का इनडोमिटेबल स्पिरिट पढ़े, विंग्स ऑफ फायर पढ़े। क्या आपने एल्केमिस्ट पढ़ा? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ा? नहीं पढ़ा। सेपियंस पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो आप उनको पढ़िए, किताबें पढ़िए, किताबें ही गिफ्ट में दीजिए, किताबें पढ़िए और किताबें ही गिफ्ट में दीजिए। दिस वे टू ट्रेन देयर वर्ड्स। अब मैं आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप लोगों को वो पोएम सुना देता हूं जो लिख के लेके आया हूं। आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। और हम लोग यहाँ पे इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इंडिविजुअल केयर। यहाँ पे ऐसे टीचर्स जैसे मैं यहाँ पे चल के जाते हैं, शायद किसी कोचिंग में होता होगा, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस बच्चे ने। एक एक का बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे जाते हैं। और इतना 15 सालों में हम लोग का एक्सपीरियंस हो चुका है कि आके सारे बच्चों के एक साथ यहाँ पे एड्रेस करते हैं। शायद किसी कोचिंग में होता होगा। और इनके बताने में भूल गया, जो दीपक साहू, जिसका ओबीसी में फर्स्ट रैंक नीट में है, ऑल इंडिया जनरल रैंक 5th है, और अनएक्सपेक्टेड मार्क्स 715 आउट ऑफ 720, 715 मार्क्स आउट ऑफ 720 है। वो इस बच्चे को यदि पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए कि किस तरह की जर्नी रही है, हमें लगता है सबके लिए सफिशिएंट होगा कुछ भी करने के लिए। इसके पापा बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, और दूसरे के यहाँ जाके लकड़ी का काम करते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड, ये तो शायद पता नहीं हम ही लोगों से ब्रेक नहीं होगा, 340 ऑफ 360 बनारस का रिकॉर्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ। शायद ये आसान नहीं होगा ब्रेक करना, जेईई मेन का मार्क्स। इसकी बहन भी आईटी में गई है, यहीं से अमीषा राणा। मतलब एक कारपेंटर के दोनों बच्चे आईटी में। कैसा घर होगा, कैसी परवरिश, क्या हुआ होगा, जबकि फ्रॉम बर्थ इनबॉर्न जीनियस सभी होते हैं, हम उनको स्पॉइल कर देते हैं। तो ये बताना ज़रूरी था। हमें लगता है कि इन इमेजेस को अपने दिमाग में रखना, बच्चों को बोल रहा हूँ, शायद यही 2 इमेज है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा बच्चे यहाँ पे जो सेलेक्ट है ना, ये सब आपसे आके मिलते भी रहेंगे, जो बनारस के टॉपर्स हैं। नीट का भी टॉपर हमारे यहाँ का है, और जेईई मेन का भी टॉपर हमारे यहाँ का है, और ये सब आके मिलेंगे आपसे। यदि नहीं मिलेंगे तो आप लोग बोल दीजिएगा कि पैसा हमारा लौटाइए, आप कहते हैं मिलने के लिए। एनीवे, सो माँ का रोल और पिता का रोल मैं आपको सुना देता हूँ कि बीत गए बचपन आंचल में, मैं पोएट्री भी करता हूँ। बीत गए बचपन आंचल में हाथ फेरती रहती माँ, उस वक्त तुम्हारी याद सताती जब नींद नहीं आती है माँ। चलना भी सिखलाया तुमने, भाषा भी सिखलाई माँ, गंदा किया कहीं जब हमने करती रही सफाई माँ। खेल खेल कपड़े फटते थे कर देती तुड़पाई माँ, आफत कोई आती हम पर करती रही दुहाई माँ।
जब कोई भी हमें डराया, आंचल में हमें छुपाई माँ, गलती हमने कहीं किया हो, दुनिया को झुठलाई माँ, हमको भूखा नहीं सुलाई, खुद भूखी रात बिताई माँ। तो हमें लगता है कि ये आप माँ को भी याद किए रहेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी होगा। और माँ के ऊपर ही मैं एक और अच्छा, पिता के ऊपर जो लिखा था वो सुना देता हूँ। पिता अपने बच्चों से क्या कहता है, मैं वो इसको इमेजिन करते हुए, जितने इन 15 सालों में जो मैं इंक्वायरीज में लोगों से मिलता रहा और अपने बाप मतलब पिता को, पापा को देखता रहा, बाबूजी को, वो मैं ध्यान देके मैं लिखा था कि पिता अपने बच्चे से कह रहा है कि तेरे सपनों के खातिर मैं अपना सपना छोड़ दिया, जो ताने मारे उनसे मैं रिश्ते नाते तोड़ दिया। हर वक्त तुम्हारी बातें होती, अपनी बातें रही नहीं, कुछ और भी बातें होती घर में, उनसे तुमको जोड़ दिया। क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मेरे ही बारे में बात करते थे। जब नहीं रहता तो मम्मी बताते कि तुम्हारे बारे में बोलते रहते हैं, ये करेगा नहीं करेगा तो क्या होगा, कैसे क्या होगा। कुछ और भी बातें होती तुमसे घर में, उनको जोड़ दिया। खून पसीना बहा रहा हूँ, सही सलामत रहना तुम, सदा दुआओं में रहते तुम, अब खुद रहना छोड़ दिया। इस दुनिया में आए थे तुम खुशियों के अंबार लिए, नहीं चाहतों के मंजर में दुख दर्दों ने दम तोड़ दिया। भरसक कोशिश रही हमारी, कोई कमी न रह जाए, पड़ी जरूरत कर्ज लिया और पाई पाई जोड़ दिया। माँ ने कपड़े नहीं लिए वही पुरानी साड़ी है, दरी बिछौना लेवा तकिया फटे पुराने जोड़ दिया। मेरे कपड़ों की मत पूछो किस रंग का अब रहा नहीं, पर रहा समर्पण तन ढकने को, साथ मेरा बेजोड़ दिया। ऐसी हरकत कभी न करना, शर्म के मारे झुक जाऊं, जिया शान से अब तक मैं सबका उत्तर मुंह तोड़ दिया। इन बलिदानों को भूल न जाना यही गुजारिश मेरी है, जीते जी मर जाएंगे यदि साथ हमारा छोड़ दिया। तो अंत में मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं सभी बच्चों से कि यदि 10 साल बाद भी तुम क्या बन रहे होगे, 5 साल बाद भी क्या बन रहे होगे, ये 2 मिनट सोच लोगे ना, तो तुम्हें वो राइट डायरेक्शन पता चल जाया करेगा कि तुम्हें करना क्या चाहिए, डूज एंड डोंट्स मालूम चल जाएंगे। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि उंगली पकड़ के चलाया जाए आप लोगों को। इतना सेंसिबल हो चुके हैं आप कि आपको पता चल गया होगा कि गलत सही क्या है। मोबाइल यूज करते रहना गलत है तो है, पता है तो मत करो। तो डिजिटली यदि डिटॉक्स नहीं हुए, आप डिजिटली डिटॉक्स नहीं हुए, इंक्लूडिंग पेरेंट्स बात कर रहा हूं, मी टू, डिजिटली डिटॉक्स नहीं हुए आप लोग, सभी लोग, हम लोग, तो सर्वे आ चुका है इंटरनेशनल लेवल पे 2030 आते आते आधी दुनिया मेंटली सिक हो चुकी होगी, दिमागी रोग हो चुका होगा सबको और सभी इलाज करा रहे होंगे। तो यही तरीका है आगे बढ़ने का, और क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पूछना मत छोड़ना, खासकर L1 में रहोगे तो आप लोग जल्दी से शुरू करिए, मैराथन वाला याद रखिए, और बाकी जो भी गाइडेंस की जरूरत होगी आप हमसे मिलिए। थैंक यू सो मच।